दूसरा हमारा है अवधारणात्मक अज्ञानता की दशा में जनजाति को जाति एवं प्रजाति के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। यद्यपि कई मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है कि जनजाति की कोई ऐसी परिभाषा देना जो यथेष्ट है, सर्वमान्य है एवं अत्यंत इस प्रकार का कार्य करना अत्यंत दुष्कर है। तथापि समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते ऐसा प्रयास करने में मुंह मोड़ सकते हैं। डॉक्टर रिवस ने भी इस विषय में कहा है, जनजाति एक सरल समुदाय है जो कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है, एक ही परिभाषा बोलती है, एक ही समान कार्य को करती है, युद्ध आदि में संगठित होने की क्षमता रखती है। हवेल ने अपने शब्दों में कहा है, जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो एक विशिष्ट भाषा बोलती है, जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इनका राजनीति के आधार पर संगठित होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, कृषक समाज। कृषक समाज वस्तुतः ग्रामीण समाज का ही दूसरा नाम है, जो भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो गांव कृषि व अर्थव्यवस्था पर आधारित होने के कारण कृषक समाज के रूप में विकसित हुए हैं। कृषक समाजों का उदय जनजातीय समाजों के शिकार और घुमंतू जीवन के रूप में परिवर्तन आने के कारण हुआ है। जब लोगों ने अस्थायी अथवा घुमंतू जीवन का परित्याग कर कृषि और बागवानी को आजीविका का साधन बनाना प्रारंभ किया, तो धीरे धीरे कृषि पर आधारित स्थानीय गांवों का विकास होने लगा। वैसे यह परिवर्तन सभी ग्रामीण समाजों में पूरी तरह नहीं हो पाया। विश्व में कई ग्रामीण समुदायों की अर्थव्यवस्था मूल आधार आखेट, पशुपालन एवं बागवानी है, कृषि नहीं। भारतीय समाज अर्थव्यवस्था अभी भी विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जहां पर कृषि पर निर्भरता से मुक्त होया जा सके। इसलिए भारतीय ग्रामीण समाजों का मूल आधार अभी भी कृषि बनी हुई है। नंबर 3, औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति, जिसमें 16वीं शताब्दी में यूरोप के अंधकार युग को समाप्त किया, इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति ने 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते संपूर्ण यूरोप को गतिमान कर दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में आर्थिक गतिविधियां, मुद्रा के प्रभाव एवं लोगों की गतिशीलता के जोर को ध्यान में देखते हुए नए औद्योगिक युग का प्रमुख लक्षण कारखाना उत्पादन पद्धति का उदय किया गया, जिसने गृह उद्योगों को ध्वस्त कर दिया। जैसे जैसे औद्योगिकरण की रफ्तार बढ़ी, वैसे वैसे नए औद्योगिक केंद्र विकसित होते गए। ये औद्योगिक केंद्र सामाजिक आर्थिक परिस्थितिकी के दृष्टिकोण से नगरीय स्वरूप के थे। इन नवविकसित नगरों की विशेषताएं परंपरागत समाजों से भिन्न थी। सबसे पहली बात तो यह थी कि इन औद्योगिक समाजों का आर्थिक आधार कृषि न होकर गैर कृषि कार्य यानी उत्पादन, वाणिज्य, व्यापार एवं विविध प्रकार की सेवाएं थी। कारखाना उत्पादन पद्धति के कारण भारी संख्या में श्रमिकों का आगमन एवं नव विकसित नगरीय केंद्रों की ओर होने लगा। इन अप्रवासी मजदूरों के कारण नगरों में गंदी बस्तियों का उदय होने लगा। साथ ही एक विषमतापूर्ण समाज का उदय होना प्रारंभ हुआ।
इस विषमतापूर्ण समाज में विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं, सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय देखा जाने लगा। लेकिन इस विषमतापूर्ण समाज के उदय के साथ साथ कुछ अन्य विशेषताएं भी उभरी जिन्होंने औद्योगिक समाज को एक अलग रूप प्रदान किया। लुई विर्थ ने इन्हीं विशेषताओं के विषय में नगरवाद का नाम दिया और उन्हें एक लेख के रूप में लक्षणों से युक्त कर दिया। नंबर 1, जनसंख्या का बड़ा आकार। नंबर 2, जनसंख्या की विजातीयता। नंबर 3, जनसंख्या का अधिक महत्व। अब नंबर 4 हमारा आता है औद्योगिकोत्तर समाज। औद्योगिक समाज की अवधारणा का विश्लेषण ब्रिटिश समाज विज्ञानी डेनियल ब्रेन ने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 में